अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब जी, अब मेरी कमर जिहड़ी है ना जी, मैनू कोई काम नहीं करन देंदी। मैं ना उठ सकदा ना बह सकदा वां। घर जवानी हुंदी सी, बड़े काम करीदे सन, लेकिन हुण इन्ना दर्द हुंदा है कि कोई काम नहीं कर हुंदा। देखें, हमारे ख़ासकर ये जो डारावाला वाला इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे मरीज़ इस तरह के अब हमें आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिलते हैं, जिनकी कमर में दर्द, पट्टों का खिंचाव, गर्दन के पट्टों का खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने काम-काज करने से भी कासिर होते हैं। उनकी ज़िंदगी इस तरह हुई हुई होती है कि वो यही समझ लें जैसे एक मफ़लूज आदमी है। एक ठीक-ठाक घर का बंदा जो कि सारी ज़िंदगी अपना खाना, अपना पीना, अपना रोज़ी-रोटी खुद करता था, अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि वो एक घर पे बोझ बना हुआ है। तो इसलिए ये सिर्फ़ पीछे वजह क्या है कि जी कमर के पट्टे जो हैं उनका मसला हल नहीं हो रहा। आज हमारे साथ डॉक्टर मुज्तबा खान बलोच भावलपुर से मौजूद हैं। ये वहाँ पर रजिस्ट्रार हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर में। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं प्लस स्पाइन सर्जन, ये डबल एफसीपीएस हैं। ये हर इतवार वाले दिन हमारे पास यहाँ पे डारावाला में मरीज़ों का चेकअप करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। ये भी एक बड़ी इनकी नवाज़िश है हम पे। और दूसरे नंबर पे ये इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि हमें यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलते हैं कि जो लोगों का इलाज कर सकें। आज हमने जो मेन मकसद है इस वीडियो का वो ये है कि लोगों को हम फिज़िकली यहाँ पर चेक तो करते हैं, उनका इलाज करते हैं, साथ में लोगों को थोड़ी-सी आगाही देना मकसद है। इस वीडियो में हमें डॉक्टर मुज्तबा आज बताएँगे कि ये जो कमर का दर्द है, पट्ठों का, इसके पीछे क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं? घर में हम क्या-क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं इसकी? या कब-कब हमें इलाज की ज़रूरत होती है? और जब कब-कब इसके अंदर हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है? जी, डॉक्टर साहब बताइए ये जो कमर के दर्द है, इसके पीछे क्या-क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं? अ, बहुत शुक्रिया उबैद भाई, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और एक मौका दिया कि मैं हम लोगों की हेल्प की खातिर कुछ छोटी सी वीडियो बना के उनको आगाही का पैगाम दे सकें। तो जो आपने जो सवाल किया है कि कमर के मसाइल की वजूहात क्या क्या है, इस सवाल का जवाब तो बहुत लंबा बनता है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर सा एक जवाब दे देता हूँ। जो हमारा मोहरे होते हैं ना, जो हमारी कमर है, ये बॉडी का पिलर है, समझे, सेंट्रल पिलर। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है ना पिलर के ऊपर, तो ये हमारा जो है, तो इसकी वजह से इस बाजू हमारे हो गए, टांगे हो गई, इवन सर हो गया, ये इसके ऊपर बेस्ड है। और इसके अल्लाह ताला ने इसका अजीब सा निज़ाम बनाया है कि छोटे छोटे मोरे बना के हड्डियों का एक निज़ाम है। वैसे तो इसमें लंबी लंबी हड्डी हैं, उसमें 33-34 हड्डियां हैं। तो उसको फिर एक तरतीब से एक ऊपर रख, एक एक के ऊपर रख के उसने पूरे मोहरे बनाए हैं। उसमें से ना सिर्फ पट्टे निकलते हैं, बल्कि उसके अंदर हराम मगज भी होता है और बहुत सारा अशिया होती हैं। वो इसके लिए अलग हम अगर प्रोग्राम रख लें कि इसकी क्या एनाटमी है और क्या है, तो आपके लिए ये है कि अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम कि इसके कर्व होते हैं बाकायदा। गर्दन मुड़े का हुए एक मतलब। पूरा कर्व होता है, जी। बड़ी तरतीब से रखे होते जी। हैं। फिर एक डोर्सल स्पाइन का कर्व होता है, फिर लंबर स्पाइन का कर्व होता है। देखने को एक ही हड्डी है, लेकिन इसके काफ़ी सारे कर्व हैं और काफ़ी सारे जॉइंट्स हैं। तो इसमें प्रॉब्लम तो वही हमारे जो बाकी जिस्म में चल रहे होते हैं, उसके अलावा बस यही होता है कि इसकी एनाटमी थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाए, तो हम जो है ना कमर के दर्द के शिकार हो जाते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है ना, 19% तकरीबन, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो अक्सर लोगों के ना पोस्चर के मसाइल है। मतलब उनका प्रोफ़ेशन ऐसा है, कोई ड्राइवर है, कोई दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, कोई मज़दूर है, तो जो कुछ टीचर लोग होते हैं, इवन डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, आम लोग, इनको ना आज फिर एक तो और हमारे पुराने दौरों में मोबाइल वगैरह नहीं थे। अब इसके काफ़ी सारे पॉजिटिव फ़ायदे हैं मोबाइल के, लेकिन अब हम इस तरह यंग करके बैठे हुए हैं तो गर्दन के प्रॉब्लम है, बच्चे बच्चे तक देख रहे हैं। पहले दौर में तो ये था कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होते थे कमर के मसाइल की, बड़ों को जाके होते थे काफ़ी एज बाद। आजकल तो बच्चे आ रहे होते हैं
15-15 साल के, 20-20 साल के नेक पेन के साथ। वो मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि ये जो मरीज जो हैं, लोग जिस तरह बैठने की जो पोजीशन है, ये असल भी में इस वजह खासी। से ऐसा हाँ, ज्यादा मसला होता है, एक वजह ये बिल्कुल। भी है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उनको बैठने की पोस्चर के तरीके बता रहा होता हूँ, बाकी चीज़ें बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो इस पे पहले सीखें तो सही, ये भी एक जी ट्रिक है, आर्ट है। तो उसके बाद एक तो ये चीज़ हो गई। बहुत कम होते हैं, 5 से 10% मरीजों को जो जेन्युइन इशू होते हैं, जी जिसमें बाज़ औक़ात किसी पेशेंट को चोट लग गई है, तो हो सकता है उसके डिस्क हर्निएट हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, उसके पट्टा टूट जाए, उसकी स्वेलिंग हो जाए, वो इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस होते हैं, कुछ लोगों को ट्यूमर हो सकते हैं। तो इसलिए कमर के दर्द के 90% तो लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होते हैं, सिर्फ पट्टे खिंच जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि बाकी चेक ज़रूर कराना चाहिए ज़िंदगी में एक बार आप आके, अगर आपको 15-20 दिन, 50 दिन या 1 दो महीना, महीने 2 छह महीने, महीने हाँ जी, दर्द वगैरह अगर रहता है तो आप एक दफ़ा चेक करा लें आके, और उसमें बंदा एक एक्स-रे वगैरह करा ले, हिस्ट्री ले ले, एग्ज़ामिनेशन कर ले, देख ले, मुआयना कर ले, तो तसल्ली करा दे कि भई आपको बीमारी है भी सही कि नहीं। बाकी रह गया कमर के दर्द का मसाइल, ये हर किसी को होता ही है, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही सर पे बिठा लेते हैं, इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। जस्ट सिर्फ हेल्दी रूटीन रख लें जिसमें एक्सरसाइज है, इवन थोड़ा बहुत खुराक का भी आजकल हमारी खुराक भी ठीक नहीं जा रही, इस पे भी मेरे ख्याल में आपके काफ़ी सारी वीडियो हैं कि जी जी खुराक को कैसे ठीक किया जाए। जी। तो ये चीज़ें हैं, नए दौर में नई चीज़ें हैं, तो कमर के मसाइल थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, वरना इसमें कोई इतनी वो है नहीं, है वही बीमारियाँ जो पुरानी चली आ रही हैं, जो बाकी जो है हमारे आर्थोपेडिक्स में भी होती हैं। जी इन्फेक्शन हो गई, ट्यूमर हो जी गया, जी। वो चीज़ें हो गई। इस तरह की वजूहात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आमतौर पे जब ये लोगों को मसाइल होते हैं कमर के, क्या कुछ ये ऐसा कर सकते हैं कि घर में जब एक बंदा बहुत ज़्यादा कमर के दर्द की वज़ह से पड़ा हुआ है, ऐसा कोई टोटका, ऐसा कोई तरीका जिसके साथ वो घर में इसको बेहतर कर सकें? हाँ जी, कर सकते हैं। सिर्फ़ डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, हिम्मत। हिम्मत के मैंने घर के अंदर ठीक करना है। सिंपल एक्सरसाइज़ेज़ हैं, तो वो आपने आके करनी है, जिसको रेंज ऑफ मोशन कहा जाता है। जिसमें पाँव तक झुक के आप एक्सरसाइज़ करें और रोटेट करें, मतलब और कमर पीछे की जब बैठे हैं, जहाँ-जहाँ तक पीछे बैठें ताकत हो तो सकती है। इस तरह टेक लगा के अक्सर बैठें, जी। यूँ करके ना बैठें। मोबाइल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 मिनट इस्तेमाल करें, पहली फिर बात तो सर ये ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इस सेकंड तरह तो नंबर पे ये पोज़ीशन की बात। ये तो मैं नहीं रोक सकता, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कम इस्तेमाल करें। जी। जिन्होंने इस्तेमाल करना होगा करना ही करना। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही सर। हाँ, जब इस्तेमाल के दौरान 10 मिनट का वक़्त, 10 मिनट के बाद आप 2 मिनट का वक़्फ़ा ले लें, नेक की पोज़ीशन एक्सरसाइज़। अपनी रीसेट कर रहे नेक हैं। की एक्सरसाइज़ कर लें, एक यूँ करके, 2 सेकंड, 10 सेकंड ऐसे रुक जाएँ, फिर नीचे कर लें, उसके बाद फिर ऐसे सीधे ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। ये अपने यूज़ कर लें एक दफ़ा, क्योंकि आपका मुसलसल एक पट्टा इस्तेमाल हो रहा है, बाकी वेट में खड़े हैं। तो वो खिंच जाएगा। जो एक वो इस्तेमाल ढीले हो पड़ रहा है वो। जाएँगे, वो खिंच जाएगा, आप दूसरी बार ऐसे करेंगे तो वो अपनी स्वेलिंग कर गया। जी। तो ये थोड़ा-थोड़ा सीखने वाली बात है, इसमें कई वो वीडियोज़ हैं, अगर आप अच्छा, पॉज़िटिव इस देखें तो। पोज़ीशन पोस्चर को सेट करने के अलावा क्या कोई ख़ास ऐसा कोई मेडिसिन से रिलेटेड या कोई खुराक से रिलेटेड कोई चीज़ आप बता हाँ जी, सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक तो देसी खुराक की तरफ शिफ्ट हों लोग। ये बर्गर वग़ैरह है, कोक वग़ैरह है, ये इसकी वज़ह से जो है ना हम फ़ास्ट फूड्स असली हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हाँ हैं। जी, जो आपकी वो वीडियो है कि कितने परसेंट जो प्रोटीन होनी चाहिए बॉडी की, कितने जी, जी, जी। परसेंट फैट होनी चाहिए, हुँ, और कितने परसेंट इसका अगर आप तवाज़ुन कर बैलेंस सकते रखना हैं, पड़ेगा। जिसको जी। बैलेंस डाइट कहते हैं, जी, जी। तो सीखना बहुत आसान है। अगर आके आप एक दफ़ा अगर आप काफ़ी लोग अब तो शऊर वाले हो गए हैं, वो उस मोबाइल पे ही देख लेते हैं। जी। वरना किसी को नहीं समझ आता, वो आपसे आके देख ले जो रीजन है, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे इस पे आप को आके पूछ सकता है, जैसे आपने कोई अगर चैनल वगैरह बनाया तो। सिंपल सा तरीका है, इसमें दूध हो, दही हो, गोश्त हो, बैलेंस डाइट हो, वॉक हो, नींद अच्छी हो, और ये हैबिट अच्छी हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, तो ये चीज़ें नहीं होती। ठीक हो गया। ये जो खाम-खा का होता है ना लेकिन सर 90% पेन, जी, ये हट दैट सकता है। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली हमारे 90% लोगों को जेन्युइन मसले मोरों के नहीं होते, लेकिन हम समझ रहे होते हैं
कि जी मोरे का मसला है। उसमें ये जो सारी चीज़ें होती हैं असल में पट्ठों का मसला होता है जिसको हम मोरों का मसला समझ के अब परेशान भी रहते हैं और बड़े-बड़े फैसले तक करने पे पहुँचे हुए होते हैं। तो उसमें मेन जो है वो पट्ठों का मसला है डॉक्टर साहब के बकौल, तो इसलिए पट्ठों के मसाइल हमारे खुद के लाइफ़स्टाइल की वज़ह से ज़्यादा हैं। उसको थोड़ा-सा बेहतर करेंगे तो हम काफ़ी सारे मसाइल से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेन्युइन मसाइल मोरों के मौजूद नहीं हैं, वो भी मौजूद हैं। हम उसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब जिस एक बंदे को वाक़ई जेन्युइन मसला है, तो वो कैसे पता चलेगा कि इसको जेन्युइन मसला है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसी एक जेन्युइन बंदे को ढूँढने की खातिर हम अगर 10 पेशेंट्स हैं और 10 पेशेंट्स का हम एक्स-रे करवाते हैं, यस। ताकि वो एक बंदा मिस ना हो मुफ्त में। हाँ, जिसको वाक़ई मसला है। जिसको क्योंकि हो सकता है कि उसको ट्यूमर हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो, जी, बर वक़्त उसका हो जाए। तो उसका यही है कि डॉक्टर से आके बात करेंगे, तो डॉक्टर जब मुआयना करता है, तो डॉक्टर मुआयना के दौरान उसको समझ आ जाती है कि यार इसको इसका एक्स-रे करवाना बहुत ज़रूरी है। हमारे किसी का पेशेंट का तो नहीं कराता, लेकिन जिसका हम ज़रूरी समझते हैं, ख़ास तौर पे जो यंग एज है, उसमें अगर दर्द वग़ैरह चल रहा है 2 हफ़्ते उसको से इग्नोर ज़्यादा, नहीं 3 करना हफ़्ते से, चाहिए उसे। उसका एक्स-रे एक दफ़ा ज़रूर कराना चाहिए। हुँ, क्योंकि यंग एज की के ट्यूमर डिफरेंट है, इन्फेक्शन हो सकती है, उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं। या फिर ख़ास तौर पे जो मोर देन 60 हैं, मोर देन 50 ईयर की एज है, उनमें भी ट्यूमर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन। उनको ज़रूर कराना चाहिए कमर के दर्द के साथ। स्क्रीनिंग एक मेथड है, उस स्क्रीनिंग मेथड से ज़रूर गुज़रना चाहिए। अगर आपको समझते हैं कि भाई कि मेरा ना 2-3 हफ्ते से कमर का अनयूजुअल पेन है, जो कि मुझे रेस्ट से भी ठीक नहीं हो रहा, रात को मेरी नींद ठीक नहीं आ रही, तो वो आके एक दफ़ा चेक एक ज़रूर दफ़ा कराएँ। डॉक्टर से मिल लें। और जिसको भी कराएँ, कमर के स्पेशलिस्ट को ज़रूर चेक कराएँ। जी, क्वैक्स वगैरह से जी, इज्तनाब करें तो अच्छा है। जी, ठीक। अच्छा सर, ये बहुत सारे लोग हमें आम तौर पे आके पेशेंट से कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरा मोरे ना मसला है ते मैनू फलां ने भी ऑपरेशन कहता, फलां ने भी ऑपरेशन कहता। ये जो रेशो है सर्जरीज़ बताने की, क्या डॉक्टर्स के एंड पे कोई बात इस तरह की है कि एवें खामखा ऑपरेशंस का कहे जा रहे हैं? या वाक़या ही सर्जरीज़ इतनी ही बनती हैं जितनी बोली जा रही हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ये है कि खामखा तो मैं नहीं कहूँगा कि डॉक्टर्स कहते हैं ऑपरेशन का। जी, ऑपरेशन तो हमेशा सोच समझ के कोई भी डॉक्टर होगा तो कहेगा। जी, उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो डिस्क हर्निएशन एक बहुत ही आम मसला है। मसला है जी, कि मतलब आपने वज़न उठाया और सही तरीके से नहीं उठाया, तो हो सकता है, और आप थोड़ी-सी एज भी है, और जिस तरह का लाइफ़स्टाइल हमने पहले डिस्कस किया, तो इसमें डिजेनरेशन जल्दी हो रही है। एक अलग टॉपिक है बहुत जी, जी, जी। सीवियर किस्म का मतलब डिजेनरेशन। मोरे जो हैं वो हम भुर रहे हैं। हाँ जी, पहले ये 40 प्लस घूरते थे। अब आजकल हम नोट कर रहे हैं कि यंग एज में भी घूरना शुरू हो गए हैं। हुँ, पहले ये वाली जो बीमारी थी, ये 35 प्लस होती थी। जी, जी। अब 25% के भी लोग हों, 25 ईयर वाले एज के भी जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर डिजेनरेशन स्टार्ट हो गई है। तो अब ये है कि लोग बता तो देते हैं, लेकिन इतना नहीं है। उससे पहले आपको पहले पूरा ट्रायल लेना होता है कंजर्वेटिव मेथड का। अगर वो 3 महीने, 6 महीने आपने सही किस्म की, आप सबसे पहले तशख़ीस, ये तो आपको पता ही होगा कि डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट जी, टर्म जी। इन द स्कीम ऑफ ट्रीटमेंट। जी, जब तक डायग्नोसिस नहीं होगी, उसके हिसाब से बताया जाएगा। ऑपरेशन आजकल जो है ना, पहले कमर के ऑपरेशन करते भी नहीं थे लोग। अब टेक्नोलॉजी बड़ी फ़ास्ट हो गई है। अब इसकी कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं। पुराने ज़माने में था कि पता नहीं था। अब एनाटॉमी का पता है, अब सहूलियात बढ़ गई हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। अब इसके उसी तरह हो रहे हैं जैसे आर्थोपेडिक्स के बाकी ऑपरेशन हो रहे हैं, और कामयाब हो रहे ठीक हो हैं। गया। ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, आम तौर पे लोगों की ये एक बात होती है कि जी ओहो! मैं अगर ऑपरेशन करवा लिया ते मेरा ते पेशाब वाला सिस्टम भी रुक जाना है, मेरा नीचे लत्त अड़ जाना, साडी फलां हमसाई दा ऑपरेशन होया सी ते ओहदा सारा सिलसिला मुक गया। सर ये जो रेशो है इस ऑपरेशन के फेलियर की और इसमें आ जाने वाली पेचीदगियाँ जो हैं, पेशाब, पखाने का मामलात और नीचे वाले धड़ के रुक जाने का, ये कितने क फ़ीसद है? और यस। क्या लोगों में डर ज़्यादा पाया जाता है? उबैद भाई, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें ये मेरे से भी पेशेंट्स आते हैं, तो सबसे पहले मैं उसको यही समझा रहा होता हूँ कि उनका पहला बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि ना जी, ऑपरेशन नहीं कराना। आखिरकार उन्होंने कहीं न कहीं से ऑपरेशन करा ही लेते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन बनता है। जी, तो अब ये है कि जिस तरह एक पेशेंट आया, अब वो खजूर पे चढ़ा खड़ा और गिर गया इतनी हाइट से, या छत से गिर गया है।
तो उसका मोहरा तो टूट के फिस गया है और साथ जी, स्पाइनल कॉर्ड को भी इंजरी हुई है, आराम उसमें तो को। डेफिनेटली सर तो बनेगा। वो उसका ये होता है कि टांगे वगैरह वो जो है ना मफलूज हो जाती है, जी, छोटा बड़ा पेशाब भी उनका रुक जाता है। रुक जाता है। अब उसमें क्या होता है कि 50% पेशेंट्स का हो सकता है कि वापस आ जाए ऑपरेशन के बाद, 50% हो सकता है वापस ना आए। लेकिन ये है कि उसका ऑपरेशन क्यों कराना जरूरी होता है ऐसे पेशेंट्स का, ताकि उसका उठना बैठना, वो सेट वो किया जा सके। व्हील चेयर बाउंड अच्छा हो जाए, अपनी हुँ, क्रचेस पे चलो, थोड़ा बहुत चल के घर में उसका इंडिपेंडेंट थोड़ा सा हो जाए। अगर उसका हमने मोरा इतना टूट चुका है और उसका नहीं करना, तो वो फिर इस तरह के पेशेंट ऑपरेट जब करवा के जाते हैं तो अपने मोहल्लों में इलाकों में ये वगैरह मशहूर हो जाता है कि इसका तो मोरे के ऑपरेशन की वजह से क्या खराब हो खराब गया। हुआ है। हालांकि ऐसे हालाँकि पेशेंट का वापस नहीं होना, हाँ हो जाता है, बाज़ औक़ात होने नहीं कुछ ठीक चाहिए। भी हो जाते हैं। वो तो आपको पता है हर ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश होती है, जी, 1% 2%, अगर हुँ, 100 में से 1-2 पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन जितना डैमेज हो चुका है उससे ज़्यादा नहीं होता ऑपरेशन के ज़रिए, उससे जी, बेहतर ही होता है। जी, तो ये अब गलतफ़हमी मैं कहूँगा ज़्यादा है, जी। ओरिजिनल इसमें नहीं है इतना। तो ये एक तो बंदा देख के आपने जी, देखें जी, सेंटर देख के ऑपरेशन कराना है। एक तो वो बंदा जिसको कुछ चोट लगी थी, उसका तो ऑलरेडी डैमेज था और उसकी सर्जरी के बाद कुछ डैमेज को बचा लिया गया। लेकिन वो बंदा जिसको मोरों के भुरने घिसने की वजह से डिस्क्स इतनी स्लिप हो गई हुई हैं, आहिस्ता-आहिस्ता किसी वज़न की वजह से या धीरे-धीरे कोई भी वजह बनी मोरों की, उसमें जब डॉक्टर किसी को सर्जरी का कह देते हैं, उसकी बनती होती है तो ही कहा जाता है। और ये वाली जो सर्जरीज़ हैं, इसमें पेचीदगियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से ये जो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो इतना डरा ना करें। किसी स्पेशलिस्ट के पास जो स्पाइन की सर्जरी का इल्म रखता हो, एक्सपीरियंस रखता हो, उससे जाके ज़रूर करवाएँ। हम एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि आम तौर पे लोगों के अंदर एक बात पाई जाती है कि कमर दा टीका लग गया सीगा ते इस तो सारी ज़िंदगी कमर दा दर्द नहीं गया। ये हमारे पास स्वाइन सर्जन मौजूद हैं, चलो एक जाते-जाते एक मुस्तफ़ीद हो लेते हैं हम इनसे। सर ये बताइए कि जो ऑपरेशन आम तौर पे जो जच्चा-बच्चा वाला या हर्निया या अपेंडिक्स ये वाले ऑपरेशंस के दौरान जब कमर का टीका बेहोशी वाले डॉक्टर्स लगाते हैं, क्या उसकी वजह से कमर के मसाइल होते हैं? या लोगों के अंदर इसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलतफ़हमी पाई जाती है? इस गलतफ़हमी जो पाई जाती है ना, इससे तो हम भी तंग हैं। ये अक्सर इसी कमर के टीके की वजह से लोगों की डिस्क इतनी बड़ी-बड़ी निकली हुई होती हैं, पाँव सुन्न हो चुका होता है, चल नहीं रहे होते हैं, सियाटिका इसको आम ज़ुबान में कहा जाता है। वो भी कन्विंस नहीं होते, कहते हैं कमर के टीके से ये हो जाता है, तो ऑपरेशन से तो और काम खराब हो जाएगा। हुँ, हुँ। ये सरासर गलतफ़हमी है। कमर का टीका का ताल्लुक ही नहीं है कमर के दर्द से। उसकी रीज़न ये है कि 1% लोगों में हो सकता है कि अगर उसने आपकी लगाने जो वाले नीडल की टेक्नीक सही नहीं है, वो उसने ह्यूमन इधर एरर की वजह से हो उधर-इधर की सकता वजह है। से वो 1% चांस होते हैं और वो भी वो तो सर काबिले किसी भी इलाज है, प्रोसीजर में हो सकता वो है। भी ठीक हो जाते हैं। जी। 8-6 महीने बाद मैक्सिमम पीरियड में वो ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पाइनल हेडेक अपनी एक जगह पे कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है, कम है। बहुत कम है। ये जो कमर वाला टीका है ना, ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। ये वही जो हमने बात शुरू में की थी ना कि 90% पीपल को कमर का दर्द होगा ही होगा। क्यों? किसी ना, क्योंकि और उसमें से कुछ भी नहीं निकला। ये हर बुक्स में, अक्सर जो स्पाइन की बुक्स हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हर इंसान ने, जैसे वो एक आयत आती है, कोट को नहीं करनी चाहिए, जैसे हर ज़ी रूह को मौत का मज़ा चखना है। जी। इसी तरह हर ज़ी रूह को कमर का दर्द अपनी ज़िंदगी में होता ही होता है। जी, जी, सर। तो वो जब होता है, अक्सर लोगों ने तो ऑपरेशन कराए होते हैं कमर के, तो वो फिर उसके साथ कोरिलेट करते हैं। ज़हनी तौर पे। हालाँकि उनसे जब मैं पूछता हूँ कि जो कमर का आपका टीका दर्द लगा था, उसके बाद आप कितना अरसा ठीक रह गए थे? हुँ, हुँ, हुँ। तो वो कहते हैं जी हम इतने महीने ठीक रह गए थे उसके बाद। भाई अगर ठीक रह गए थे इतने अरसा, तो फिर महीने के बाद बाद, में तो क्यों फिर शुरू हो गया? वो तो बाद में आपका कमर का जी, दर्द बढ़ने वाला है, जी। या कोई और बीमारी हो सकती है। तो इसके साथ तो मैं तो नहीं समझता कोई ताल्लुक है। जी, डॉक्टर साहब ने ये भी बताया हमें कि ये जो कमर वाला टीका है, जो ऑपरेशन के दौरान लगाया जाता है, इसका इस दर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बस इतनी सी बात है कि एक मरीज़ जिसको कमर का दर्द हो रहा है और उसको पता नहीं है कि उसकी कमर में टीका लगा है या फिर वाक़ई नहीं कभी लगवाया, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि इसमें मेरी मैं कमर एक में चीज़ दर्द है। को कोट कर दूँगा आपको, मैं तो टोक रहा हूँ जी, आपको। जी। इसमें एक चीज़ ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो ख़ास तौर पे गायनी के पेशेंट्स हैं, जी, जी।
तो उसमें तो रिसर्चेज हैं जी कि इसमें आजकल तो आपको तो पता है बेहोशी की 3-4 टाइप्स हैं जी जी। कि पूरा बॉडी मुकम्मल बेहोश करना, कर दें कमर चाहे वाला टीका लगाना, खास तौर पे लोग डर रहे होते या हैं कमर लोकल का लगाना। टीका नहीं लगाना, लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं कि वो जो नशा है वो और डिफरेंट जी है, ये डिफरेंट है। जी जी। इसमें फुल नशा अगर आपको देंगे तो एक तो इसकी कॉस्ट बढ़ती है, पेशेंट हाँ, के ऊपर ही महंगा हो जाता है, कॉस्ट महंगा हो कॉस्ट जाता है। पेशेंट के ऊपर जी कॉस्ट। चलो कोई बात नहीं, सेहत से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, जी पैसे जी तो नहीं है। लेकिन ये है कि बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ता है, जी। अगर क्योंकि जच्चा बच्चा बाद में वाला हमारे ऑपरेशन हो। पास आते हैं पेशेंट्स जी। जो कि सीपी कहलाते हैं, हाँ, सेरिब्रल बच्चे पाल्सी ये वगैरह, ज़हनी सलाहियतें उनके कम हो ऊपर हम जाती सही तरह अगर रिसर्च करें तो उनमें जो ज़्यादातर लोग होते हैं तो वो बड़े नशे की वजह से हैं, होते हैं। मुकम्मल बेहोशी की वजह हाँ, से तो ऐसा कमर हुआ। का दर्द अगर हो भी जाए, ये है कि फ़ाल्सहुड है, जी, अगर चलो हम मान भी लेते हैं कि है, लेकिन उससे बेहतर है कि कि जो आपकी बच्चे को तो नस्ल नुकसान ना आप पहुँचाएँ। आप ये देखें, इस ख्याल ये जी, आपका पहले नंबर पे ये तो ये कि बताएँ। दर्द नहीं होता इसके साथ बाद में, दूसरे नंबर पे ये कि अगर किसी को लगा है और उसको पता है कि लगा है, तो वो बंदा को कोई भी दर्द होगा तो वो हमेशा यही उसके ज़हन में आएगा कि मुझे टीका लगा था तो इस वज़ह से दर्द हो रहा है। तीसरे नंबर पे ये कि देखें जी, आप ये जो जच्चा बच्चा वाला ऑपरेशन करवाते क्यों हैं? इसलिए कि बच्चे को पैदाइश करवाना चाहते हैं, और अगर उसी बच्चे की पैदाइश में आप बच्चे को नुकसान पहुँचा बैठें, सही तो बात। ये कितनी बड़ी अफ़सोस की बात है। तो इसलिए अपने ज़हनों से इस ख़्याल को निकालें कि ये कमर का दर्द इसकी वजह से रहता है। बाकी इसकी कुछ ख़ास हदायत भी होती हैं, जब डॉक्टर आपको कोई कमर का टीका लगा रहे हों, तो उनसे ज़रूर पूछें कि इसकी ख़ास हदायत बाद की हैं, जो हैं वो बताई जाएँ, उस पे अमल करेंगे तो आपको दर्द नहीं रहेगा। एक चीज़ मैं और अगर कहें तो ऐड कर देता हूँ। ये अगर आप रिसर्च करें, जो हालाँकि सिर्फ़ अवाम के बच्चे तो नहीं पैदा होते, जी, जी। जो जी, जी। लेडी डॉक्टर्स होती हैं, जी, उनके भी तो उनके बच्चे भी तो पैदा होते होते हैं। हैं। वो क्या प्रेफ़र करती हैं? जी, कमर तो का टीका उसमें इस ये ज़रा बताएँ, उसमें सर आप हम खुद बताते आप हैं खुद जी, हमारे एक्सपीरियंस खुद के बच्चे हैं, हमने खुद से अपने हाथों से अपने वाइफ़्स को जो है वो कमर वाले टीके लगाए हुए हैं। उसके पीछे वजह क्या है कि जी हमें पता है कि अगर कमर वाला टीका नहीं लगाएँगे, मुकम्मल बेहोश करेंगे तो हमारे बच्चे को कितने नुकसानात हो सकते हैं। उन नुकसानात से बेहतर ये है कि कमर का टीका लगाया जाए, और अगर फ़र्ज़ करें इसके साथ दर्द रहता हो, तो क्या हम अपने घरवालों को ये इंजेक्शंस लगाएँ? कभी भी नहीं जी। आप लोगों से तो शायद हम बेहतर ही समझते होंगे चीज़ों को। तो इसलिए इससे डरा ना करें, पहली बात। और दूसरे नंबर पे ये कि जो-जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने घर घरेलू रेमेडीज़ बताई आपको, उस पे अमल करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखें, अपने घरवालों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।